अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मैं हूँ हिना। आज हम लोग सीडीपी में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपने नफ्सियात में इसको कर लिया तो नफ्सियात पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत इजी लगेगी, आपको समझ में आएगा। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन सी थ्योरी किसकी है, कौन कौन सी थ्योरी हमें लर्न करनी है। ये सारे कन्फ्यूज़न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करने के बाद दूर हो जाएंगे। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है क्या? जिस तरह से अलग अलग फ़िरके होते हैं, सुन्नी, शिया, तबलीगी, जिनमें सोच का फ़र्क होता है, इसी तरह से नफ्सियात को लेकर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। तो जिन लोगों की सोच अलग थी उन्हें अलग एक स्कूल में रखा गया। जैसे कि जिनका मानना था बिहेवियर, तो उनको बिहेवियरिज्म में रखा गया था। जो मानते थे कि नफ्सियात साख्त का इल्म है तो उन्हें साख्तियत में रखा गया था। इस तरह से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाए गए। अब वो कौन कौन से थे वो हम देखते हैं। उर्दू में इन्हें कहेंगे नफ्सियात के मकातब फ़िक्र। ठीक है, मकातब। तो अब इसमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि साख्तियत, दूसरा है फंक्शनलिज्म वजीफियत, तीसरा है साइको एनालिसिस यानी कि तहलील नफ्सी, चौथा है बिहेवियरिज्म, बिहेवियर को लेकर किरदारियत, गेस्टॉल्ट, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो चलो साख्तियत के बानी कौन है? साख्तियत के बानी है विलियम वुंड। विलियम वुंड को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में लिप्जिग नाम की एक जगह है, वहाँ पर 1879 में 1879 में क्या किया था? एक लेबोरेटरी कायम की थी। वुंड का बुनियादी मकसद शऊरी आमाल का तज्जिया करना था। ठीक है, किसका तज्जिया करना था? शऊरी आमाल का। वो क्या चाहते थे? वो इन क़वानीन का मुताला करना चाहते थे जो जहन के मुख्तलिफ अनासिर को मिलाते हैं। ठीक है, टिचनर का कहना था कि उज़ूयात की साख्त के मुताले से फ़र्द की शऊर और जहन की तशरीह की जा सकती है। हम हवास यानी कि सेंसस के मुताले से उज़ूयात की कारकर्दगी के बारे में जान सकते हैं। तो विलियम वुंड का क्या कहना था कि शऊर एक अहम उनसर क़ुव्वत इरादी है जो क्या कहता है? फ़र्द को अमल करने के लिए आमादा करता है, और नफ्सियात का काम ही यही होता है। और इसके जो सेंसस थे, कौन से एहसासात, तासुरात, क़ुव्वत इरादी वगैरह का मुताला किस में किया जाता है? ये साख्तियत में किया जाता है। यहाँ पर तोड़ तोड़ कर मुताला किया जाता है। ठीक है, किसके ज़रिए? सेंसस के ज़रिए। और इसी के साथ साथ जो टिचनर है उनका कहना था कि जहन का वजूद जिसमें एक मादी अशिया की तरह है, जिस तरह से मादी अशिया अलग अलग अनासिर से मिलकर बनती है, उसी तरह से जिस्म में बहुत से उज़ूयात मिलकर क्या बनता है? हमारा जिस्म बनता है, कई उज़ू से मिलकर। और हम हवास के मुताले से इसकी कारकर्दगी के बारे में जान सकते हैं, सेंसस के ज़रिए जान सकते हैं। तो यहाँ पर तोड़ तोड़ कर मुताला किया जाता है। इसी के साथ साथ ये लोगों ने क्या दिया था? इन लोगों ने मुशाहिदे बातिन का तरीका दिया। ये लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे? इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ करते थे, मुशाहिदे बातिन इस्तेमाल करते थे। मुशाहिदे बातिन यानी अपने अंदर झांक कर देखना। ठीक है, अंदर खुद को। शऊर का इस्तेमाल करना ख़यालात को, एहसासात को, हिजानात को, तासुरात को समझने के लिए एक स्टिम्युलस दिया जाता है। ठीक है, और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं ये देखा जाता है। हमें कोई भी स्टिम्युलस दिया जाएगा और फिर हमसे पूछा जाएगा कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमसे ही सवाल हमारे बारे में पूछा जाएगा। बच्चों और जानवरों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें इयादा और तवज्जा ये दो जुज़ जो है
वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं और वो मूवी देख कर वापस आते हैं और हमसे कोई पूछे कि हमने मूवी में क्या देखा, तो हम A to Z बताने के लिए एक तो हमारी तवज्जो उस पर होनी चाहिए और हमारा याद अच्छे से होना चाहिए, ताकि हम बता सकें। मेमोरी पावरफुल होनी चाहिए, तभी हम बताएंगे। और फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो ही जाती है। तो जिनका जहन अच्छा नहीं है, जो बच्चे हैं छोटे जिनको समझता नहीं है, तो वो कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, वो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो उन लोगों पर ये तरीके को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस तरीक़ों को इस्तेमाल करने से पहले क्या किया जाता था, लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से वो तवज्जो को मरकूज़ कर सके, किस तरह से इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, अब दूसरा है फंक्शनलिज्म, जिन्हें उर्दू में कहते हैं वजीफियत। और एक बात, स्ट्रक्चरलिज्म में साख्तियत में साख्त का मुताला किया जाता था। किसकी साख्त? जहन की साख्त। ठीक है, ऊपर से, जैसे कि एक पेंसिल है, तो पेंसिल किस तरह से बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, कौन सा कलर है वगैरह, ये सब बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो बाहरी हमें साख्ती तौर पर ज़ाहिरी दिखाई दे रही है, वो क्या हो जाएगी, उसकी साख्त हो जाएंगी। फंक्शनलिज्म, वजीफियत, इसमें किसी भी चीज़ के फंक्शन को देखा जाएगा। ठीक है, इसके बानी कौन है? विलियम जेम्स है। और जॉन डेवी जो कि एक अमेरिकन फिलासफर थे, ये भी इनके साथ शरीके कार थे इस काम में। हमारे जहन का फंक्शन किस तरह से काम करता है, वो इन्वायरमेंट में किस तरह से अडॉप्ट करता है चीज़ों को। ठीक है, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है, कौन सी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सब फंक्शनलिज्म में आ जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कि हर इंसान में कुछ ना कुछ सलाहियतें होती है, कुछ ना कुछ खासियत होती है। पांचों उंगलियां जो होती है वो बिल्कुल सेम नहीं होती है, तो उन लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताया था। ठीक है, और मोटिवेशन, लर्निंग, थिंकिंग का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और ये लोग ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते थे। इनमें विलियम जेम्स के साथ साथ हार्वर्ड कार, एंजल हल और जेम्स रोनाल्ड का नाम भी शामिल है। तीसरा है साइको एनालिसिस, यानी कि तहलील नफ्सी। ये हमारे नफ्स, शऊर। ठीक है, इसके बानी कौन थे? सिगमंड फ्रॉड। इसी के साथ साथ सिगमंड फ्रॉड की बेटी अन्ना फ्रॉड, कार्ल जंग और एरिक एरिक्सन भी इनके साथ इसमें शामिल थे। इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया? इन्होंने शऊर, तहत शऊर और लाशऊर। आगे हम डीप में इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम उनकी थ्योरी लेकर बैठ गए तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये बाद में पढ़ेंगे। बस शऊर, जो हमारा शऊर होता है, तहत शऊर, जो शऊर और लाशऊर के बीच में होता है वो तहत शऊर होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था। ईड मतलब ईगो मतलब रियलिटी है ना, ईड नहीं, ईगो मतलब रियलिटी। ईड मतलब नीड। ईड में क्या करेगा इंसान? नीड को, ज़रूरत को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे चाहिए तो वो लेकर रहेगा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, रास्ता चाहे कैसा भी अपनाएगा, मगर अपनी ज़रूरत को पूरी करेगा। जबकि ईगो में क्या होगा? ईगो में उसको अपना ज़मीर बोलेगा कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, ये तो गलत काम है, इस तरह से रोक लेगा। और जो सुपर ईगो रहेगा उसमें तो करने ही नहीं देगा, मॉरलिटी आ जाएगी वहाँ पर कि नहीं, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, चाहे उसका उसमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉड ने दिया था, और ये साइको एनालिसिस में आएगा। इसके बाद इसी के साथ साथ सिगमंड फ्रॉड ने जो जितने भी अमल किए थे वो अपने खुद पर किए थे। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और इसी के साथ साथ पेशेंट भी थे। किरदारियत, बिहेवियरिज्म,
ठीक है। अभी हम नफ्सियात को क्या मानते हैं? अभी हम नफ्सियात को बिहेवियर यानी बर्ताव का इल्म मानते हैं। ये इसके बानी कौन है? जॉन वॉटसन है। इसी के साथ साथ इवन पैवलो, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब किसको मानते हैं? बिहेवियरिज्म को, किरदारियत को, बर्ताव को, तर्ज अमल को मानते हैं। इनका ये मानना था कि बच्चों को ट्रेन करने के लिए जो चाहे वो बना सकते हैं। किसका मानना था ये? जॉन वॉटसन का। जॉन वॉटसन क्या कहते थे? जॉन वॉटसन ये कहते थे कि हमें 12 बच्चे दे दो, 1 दर्जन बच्चे दे दो, छोटे नवमौलूद बच्चे दे दो, जिनको हम आप जो कहेंगे, वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, यहाँ तक कि अगर बेगर बनाना है यानी कि भिखारी बनाना है तो हम वो भी बना देंगे उन्हें ट्रेनिंग देकर। इतना उन्होंने बिहेवियर पे बात, ठीक है। इन्होंने माहौल को अहमियत इतनी नहीं दी, ठीक है। उन्होंने विरासत को अहमियत नहीं दी, माहौल को अहमियत दी है कि हम वैसा माहौल देंगे, ट्रेनिंग देंगे और एक्सपीरियंस देंगे उनको, और उसके ज़रिए वो क्या हो जाएंगे, वो जिस तरह से जिस सांचे में ढाला जाएंगे उस सांचे में ढल जाएंगे। बच्चों का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक का है ये, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे शायद। जॉन लॉक ने कहा था, ये क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, और वो खाली स्लेट को क्या कहते हैं? टैब्यूला रासा कहते हैं, जिस पर एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, ठीक है, उन्हें तजुर्बात हासिल होते हैं। तजुर्बा ज़िंदगी में हमें बहुत सारे तजुर्बात हासिल होते हैं और तब जाके हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसी तरह से बच्चे भी क्या करते हैं? तजुर्बात, एक्सपीरियंस के ज़रिए उस खाली स्लेट को भरते हैं। उस खाली स्लेट पे खुद ब खुद तजुर्बात के ज़रिए लिखा जाता है कि कैसे रिएक्ट करना है और क्या क्या करना है, ठीक है। बर्ताव में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जॉन लॉक ने ये कहा था। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये दोनों चीज़ों पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन लोगों का कहना है कि बिहेवियर कब बनता है, बर्ताव कब बनता है? जब स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स को जमा किया जाता है तब क्या बनता है? बिहेवियर बनता है। स्टिम्युलस यानी मुहिज, रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल, और बिहेवियर यानी बर्ताव, किरदार, तर्ज अमल। ट्रेनिंग और कंडीशनिंग पर भी इन्होंने बात की है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 बच्चे दे दो, तो ट्रेनिंग और कंडीशन प्रोवाइड करके ही वो लोग क्या करेंगे? बच्चों को उस तरह से बनाएंगे और ढालेंगे। इसमें जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोनों किसकी है? पावलो की है, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ों की भी इसी में बात की है। इसके बाद आ जाते हैं हम गेस्टॉल्ट थ्योरी। इसके जो बानी है वो मैक्स वर्टहाइमर है। इसी के साथ साथ इन्हीं के साथ साथ कोहलर, कोफका ने भी इनका साथ दिया था। अगर तीनों पूछे जाए तो ये तीनों एक साथ आप लिख सकते हैं, या अगर बानी पूछा जाए तो वर्टहाइमर लिख सकते हैं। वैसे तीनों ने साथ में ही काम किया था। इसी के साथ साथ कर्ट लीवन भी इन्हीं में शामिल है, मतलब गेस्टॉल्टवादी ही है। इदराक पर ज़्यादा, तजुर्बात व मुशाहिदात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये क्या सोचते हैं कि कुल जो होता है वो अपने अज्जा के मजमूए से बड़ा होता है। ये पार्ट पर बिलीव नहीं करते हैं। पार्ट में स्टडी करना इन्हें नहीं भाता, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया था, उसके बाद फंक्शनलिज्म आया था। ये दोनों के बाद उसके रद्द अमल में ये गेस्टॉल्ट आया था, क्योंकि उसमें दोनों जो स्कूल थे वो दोनों में किस चीज़ की बात की गई थी? टुकड़े करके बात की गई थी, टुकड़े करके हासिल करने की। लेकिन ये बात करते थे होल की, कि होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, के जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक बर्गर ले लेते हैं,
या फिर बिरयानी या पुलाव या कोई भी चीज़, ठीक है, हम पकाने जा रहे हैं, किचन से एक मिसाल ले लेंगे कि पकाने जा रहे हैं, हमने टमाटर काटा, कांदा काटा, ठीक है, मिर्ची काटी और हम सब्ज़ी बनाने बैठे। अगर हम उनको अलग अलग टेस्ट करके देखें तो तब वो अलग लगेंगे, लेकिन जब वो सब मिलकर एक सब्ज़ी तैयार होंगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमनिज्म। इसके फादर है कार्ल रॉजर्स, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने भी इनका साथ दिया था। 20वीं सदी के शुरू में अमेरिकी जो नफ्सियात था तो उस पर किसका, साइको एनालिसिस का और बिहेवियरिज्म का गलबा था, ठीक है। लेकिन इन स्कूल्स में ह्यूमनिज्म की, इंसानियत की या फिर इंसानी सलाहियतों को पूरी तरह से माना नहीं गया। इंसानी वजूद में मौजूद उसके इरादों और मतलब का मुताला बिल्कुल ही नहीं किया गया। इंसान को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ख़ास तौर पर इंसान की बात कहीं भी नहीं हुई थी। इसलिए एक नए नज़रिए की ज़रूरत थी जिसमें इंसान के विकार और कदर कीमत के बारे में भी बात की जा सके। तब ह्यूमनिज्म लाया गया और चूँकि ये साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के रद्द अमल पर बनी थी इसलिए इसे थर्ड फोर्स कहते हैं। साइकोलॉजी के 3 फोर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म। ये 3 फोर्स हैं, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म। ये 3 फोर्स क्यों हैं? ये तीनों स्कूल जब आए, एक के बाद एक जब भी आए तो अपने साथ बहुत बड़ा चेंज लेकर आए, इसीलिए इसे फोर्स कहते हैं। ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है जो पूरे फर्द को देखने पर जोर देता है, इंसान के बर्ताव को ऑब्जर्वर की हैसियत से देखता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि खुद आगाही पर भी यकीन रखता है। और ह्यूमनिज्म में हर शख्स को यह हक हासिल होता है कि वह जिस तरह से चाहे अपनी ख्वाहिशात की तकमील करे, जो इस तरीके को चाहे उस तरीके को अपनाए, जिस तरह से चाहे बर्ताव करे। हर शख्स के अंदर एक छुपी हुई सलाहियत होती है, इन लोगों का मानना होता है, जो कि इंसान को अंदरूनी तौर पर क्या करती है, मोटिवेट करती है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, हम बैठे हैं मोबाइल लेकर और फिर अंदर से हमारा एक दिल बोलता है, तो वो दिल कि क्या बोलता है कि टीटी होने वाली है, जल्दी से पढ़ाई करो। ये क्या कर रहे हैं हम मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो ये एक सलाहियत होती है हमारे अंदर, एक छुपी हुई ताकत होती है जो कि हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, हमें कामयाबी की तरफ गामजन करती है। और ये जो तरीका होता है ह्यूमनिज्म का, तो इस तरीके कार का मकसद क्या होता है, क्लाइंट को तब्दील करना नहीं होता बल्कि रुकावटों को दूर करना होता है, ठीक है। उसके बाद वक़ूफ़ी मकतब फ़िक्र यानी कि कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, इसके बानी सिगमंड फ्रॉइड है। अच्छा, ये तो हो चुका है हमारा, हाँ, आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे उर्दू में तामीरियत कहते हैं। तामीरियत आमोजिश का वो फ़लसफ़ा है जो तजुर्बात पर मुनहसर होता है, जिसके ज़रिए हम दुनिया भर के मालूमात अपनी समझ के मुताबिक तामीर करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तामीर कर रहे हैं खुद। कंस्ट्रक्टिविस्ट यही कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने इल्म को खुद तामीर करते हैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पर, जो वो कुछ सीखते हैं और तजुर्बात करके, ठीक है। जैसे एक गर्म तवा है, तवे पर अगर हाथ रख देगा बच्चा और वो जल जाएगा तो वो हाथ हटा लेगा और दोबारा कोई भी गर्म चीज़ को वो नहीं छुएगा। उसने खुद से अपने तजुर्बे से ये इल्म हासिल कर लिया, उसको समझ आ गया कि गर्म चीज़ों को छूना नहीं चाहिए वरना उसका हाथ जल जाएगा। तो बस यहीं पर ख़त्म। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर लेके आती हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और इसी के साथ साथ इसे शेयर भी कर देना
और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये सारी थेरीज हमें कवर करनी है और आगे हम एक एक करके सारी थेरीज कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।